मित्रों, सऊदी अरब और ईरान की नॉर्मलाइजेशन के बाद इंडिया के अंदर शदीद कंसर्न्स पाए जाते हैं। देखें, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, खासतौर पर मिडल ईस्ट का जो रीजन है, दुनिया के अंदर कोई भी पावर तब तक ग्लोबल पावर, सुपर पावर, मेजर पावर जो भी कह लें आप, नहीं बन सकती जब तक इनके पास मिडल ईस्ट ना हो। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, इस वजह से कि दुनिया की जो ऑयल की नीड्स हैं उसका बड़ा हिस्सा ये रीजन फुलफिल करता है और ये दुनिया को चला रहा होता है। बेसिकली दुनिया के कारखाने ये रीजन चला रहा होता है। इसके अलावा दुनिया में जो फॉरेन रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स है उसमें भी मिडल ईस्ट आता है। आप अगर मिडल ईस्ट में गए हों तो आप नोट करेंगे कि वहां आपको दुनिया भर के लोग मिलते हैं। सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, गैर मुल्की वहां पर लोकल से ज्यादा है और वो फिर अरबों डॉलर्स वहां से हर साल अपने मुल्कों के अंदर भेज रहे होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, दुनिया के जो अहम तरीन सी रूट्स हैं, दुनिया के अहम तरीन जो चोक पॉइंट्स हैं, वो भी इन्हीं मुल्कों के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो जब तक किसी पावर के साथ मिडल ईस्ट ना हो उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में, तब तक वो ग्लोबल पावर नहीं बन सकती। अमेरिका इतने साल तक ग्लोबल पावर रहा, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि मिडल ईस्ट इनके साथ था। मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का सिक्का चलता था। लेकिन मुझे लगता है कि ना अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ये बात समझ पाए, ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स ये बात समझ पाए। उन्होंने पिद्दी इंटरेस्ट जो है ना, अपने पिद्दी दो कौड़ी के इंटरेस्ट उनको ज्यादा उन्होंने अहमियत दी और मिडल ईस्ट वालों को उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया। अमेरिका ने मिडल ईस्ट को इग्नोर करना शुरू किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद खास तौर पर। नतीजा आपने देख लिया कि उनके हाथ से मिडल ईस्ट खिसक गया। इंडिया में मिडल ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था इंडिया की पॉलिसीज के अंदर जब तक कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन जब से हिंदुत्व की सरकार वहां पर आई तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंटरनल जो नीड्स हैं, पॉलिटिकल नीड्स, हिंदुत्व के ठगों को खुश करने के हवाले से एंटी मुस्लिम पॉलिसीज बनने लगी और इसका इम्पैक्ट इंडिया के अरबों के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर भी आने लगा। इजराइल ज्यादा वहां पर अहम होता गया और अरब वर्ल्ड जो मिडल ईस्ट का कोर जिसको कह लिया आप, सेंटर है, न्यूक्लियस अरब वर्ल्ड है मिडल ईस्ट का, उनको थोड़ा सा इन्होंने साइडलाइन करना शुरू किया। उनके इंटरेस्ट के खिलाफ भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की। अब अमेरिका के हाथ से भी मिडल ईस्ट निकला हुआ है, इंडिया के हाथ से भी निकला हुआ है और चाइना वहां पर इमर्ज हो गया है एक नए उनके बड़े पार्टनर के तौर पे। नतीजा ये निकला है कि दोनों जो फोर्सेस है ना, अमेरिकन्स भी और इंडियंस भी, हाथ पांव मारना शुरू कर दिया उन्होंने कि किसी तरह से दोबारा अपना इन्फ्लुएंस वहां पर हम हासिल कर लें। इंडियंस क्या कर रहे हैं, मोदी साहब ने ऐसी की तैसी फेर दी वहां पर इंडिया के फॉरेन रिलेशंस की मिडल ईस्ट के अंदर। उसके बाद अब ये कोशिश इस तरह कर रहे हैं कि कभी ये ईरान की तरफ चले जाते हैं और उनको मस्के मारना शुरू कर देते हैं, कभी ये अरबों की तरफ चले जाते हैं, उनके पांव पकड़ना शुरू कर देते हैं। चंद रोज पहले इंडियन एनएसए अजीत डोवाल ईरान गए और ईरान में उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज उनको पेश की कि यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। वही रवायती, मैं कहता रहता हूँ कि इनकी जो सोच है ना हिंदुत्व की सरकार की और उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं, अब देखिए अजीत डोवाल की अपनी सोच ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि जयशंकर की तरह उनकी भी मजबूरी हो कि हिंदुत्व के जो आइडियाज हैं, नैरेटिव हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये इस तरह की थ्योरीज घड़ रहे हों। ईरान जाकर उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आइए लड़ते हैं तकफीरियों के खिलाफ। अब तकफीरी एलिमेंट्स एक ड्यूअल किस्म का वर्ड है, इससे इनकी मुराद अफगानिस्तान भी थी, इससे इनकी मुराद मिडल ईस्ट भी हो सकता है। ये बड़ा एक केयरफुली उन्होंने वर्ड सेलेक्ट किया वहां जाके, लेकिन ईरानियों ने घास नहीं डाली और वहां पर उनका वो जो दौरा था वो बेसिकली फेल हो गया, कुछ नहीं मिला उनको। तो उसके 4-5 रोज के बाद ये हुआ है कि ये पहुंच गए सऊदी अरब इंडियन एनए से। जरा आप गतिविधियां चेक करें, ईरान जाते हैं कुछ नहीं होता, फिर सऊदी अरब जा रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रेलेवेंट बन जाए। जैसे इजराइल इस वक्त इररेलेवेंट किस्म का मुल्क बन गया है ना मिडल ईस्ट के अंदर, इंडिया भी इररेलेवेंट बन गया। सऊदी जाकर इन्होंने सऊदी को कहा है अमेरिकन के साथ मिलके कि आइए बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का मुकाबला करते हैं मिलके, आप और हम मिलके ना रेल बनाएंगे, रेल बनाएंगी और वो रेल जो होगी ये चले छैया करते करते जाएगी जनाब। कभी इराक में होगी, कभी सीरिया में होगी, कभी ये जॉर्डन में होगी, कभी लेबनान में, और वहां से इजराइल पहुंचेगी और गाने चलेंगे चले छैया। कभी डाल कभी पात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान, तो छैया गाते हुए जाएंगे। अजब, यानी ये BRI का कंपटीशन कर रहे हैं रेल लिंक बना के, रेल लिंक बना के चाइना को यहाँ से आउट करेंगे, रेल बना के आउट करेंगे जी। स्वराज्य इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट
कहते हैं कि इंडिया यूएस ज्वाइन हैंड्स टू काउंटर चाइनाज BRI इन द मिडल ईस्ट, प्रपोज ज्वाइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट इन NSA मीट इन रियाद, इजराइल में ज्वाइन लेटर। इजरायली तो खामा खा में खुश हो रहे हैं। ऐसे ही उनकी जो हिंदुत्व है नेतन्याहू की सरकार और उनके साथ जो बाकी ज़ायनिस्ट ठग हैं, जो कि ये कहकर आए थे कि हम तो खुदा न खास्ता कोई कब्जा कर लेंगे बैतुल मुक़द्दस के ऊपर और पता नहीं क्या क्या कर देंगे, वो भी परेशान हैं। और उनके ऊपर जब गालियां पड़ रही हैं वहाँ पर कि तुम लोगों ने कर क्या दिया है, वहाँ पे सारा का सारा हमारे हाथ से गेम निकाल दिया है, तो अपने अवाम को खुश करने के लिए वो भी देखें क्या कह रहे हैं। राइटर्स कह रहा है कि इजराइल होपिंग फॉर ब्रेक थ्रू विद सऊदीज ड्यूरिंग US सिक्योरिटी एडवाइजर विजिट, ऑफिशियल से। ऐसा ही बस हुजूल में हमें कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद, बहुत बड़ा रेल बना के ना ब्रेक थ्रू हासिल कर लेंगे, चाइना भी कट जाएगा या वही रावी चैन ही चैन लिखेगा पहले की तरह, हम इनको लड़ा के आपस में ना पहले की तरह हम जो है ना रेलेवेंट बन जाएंगे। नाउ आई डोंट नो इनको कौन इस तरह के मशवरे देता है। अभी भी इनकी मेंटालिटी कोऑपरेशन से ज्यादा इस बात पे है कि कोई कन्फ्रंटेशन हो। वहां पे मिडल ईस्ट के अंदर कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है, उधर जा भी रहे हैं तो चाइना को काउंटर करने के लिए जा रहे हैं। मिडल ईस्ट क्या अखाड़ा है रेसलिंग का, क्या है मिडल ईस्ट? मिडल ईस्ट देखें, मिडल ईस्ट वालों के अपने मसाइल हैं, उधर की अपनी जियोपॉलिटिक्स है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं असल में, और कन्फ्रंटेशन उनको सूट नहीं करती। वो एक राह पे चल पड़े हैं और वो जो पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं वो उनके लिए काम कर रही है। यमन की जंग खत्म हो गई भाई, अब देखिए तो सही क्या क्या हुआ है वहां पर पिछले चंद महीनों के अंदर। नॉर्मलाइजेशन के बाद यमन की जंग खत्म हो गई, सीरिया वापस आ गया अरब लीग के अंदर, हिस्टोरिकल अरब लीग का इजलास वो सीरिया वापस, और 2011 से निकला हुआ था, वैसे अमेरिका के कहने पे निकाला गया था सीरिया, 2011 से निकला हुआ था, 12-13 साल के बाद दोबारा उसको वापस लिया। और वहाँ पर आप देखिए कि सीरिया की कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हो गई है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन हो रहा है। इराक की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है। तो मिडल ईस्ट एक नया मिडल ईस्ट है, और आप यहाँ दोबारा उनको अगर कन्फ्रंटेशन पे उकसाएंगे ना, दे विल नेवर बाय दीज थ्योरीज, दे विल नेवर बाय दीज आइडियाज। कन्फ्रंटेशन वाले नहीं करेंगे, वो ये उनको सूट नहीं करता। ये दुनिया का वो इलाका है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है दुनिया का ट्रेड हब बनने के लिए। अगर आप मैप देखें दुनिया का तो ये सेंटर में आते हैं, मिडल ईस्ट वाले सेंटर में है बिल्कुल। और सारे एनर्जी रूट्स, ट्रेड रूट्स इनके पास, ऑयल इनके पास, बिजनेस का मरकज बनने के लिए सारा कुछ इनके पास पोटेंशियल मौजूद है दुनिया का अगला जो बिजनेस हब है वो बनने के लिए। और चाइनीज खुद को असल में कनेक्ट कर रहे हैं इनके साथ, चाइनीज मुकाबला इस तरह नहीं कर रही, ये विन विन कोऑपरेशन। चाइनीज अगर आप देखें तो वो भी पैसा डाल रहे हैं, वो भी इनसे फायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो ट्रेड के हवाले से विन विन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। कन्फ्रंटेशन का वो उनका कोई मूड नहीं है, ना ही वो कर रहे हैं। आप देखें उन्होंने कौन सा अमेरिका के खिलाफ वहां पर जाकर काम किया, अपने आप को मजबूत किया है ना। तो इनको चाहिए वो कम्पीट करें यहाँ पर इकोनॉमिक और ट्रेड के हवाले से, अमेरिकन को और इंडियंस को जितना भी कम्पीट कर सकते हैं। कन्फ्रंटेशन अगर वो करेंगे तो मिडल ईस्ट वाले इनकी बात नहीं मानेंगे। और ये देखें, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप तेहरान टाइम्स को देख लें, ईरान का बड़ा न्यूज आउटलेट है, कहते हैं कि तेहरान रियाद डिटेंट थ्रोज कोल्ड वाटर ऑन द अब्राहम अकॉर्ड्स। यानी ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स क्या थे, असल में ये किया जा रहा था, एक ग्रुप बनाया जा रहा था अगेंस्ट चाइना, कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी है ना, तो वो कह रहे हैं उसके ऊपर तो ठंडा पानी पड़ गया है। ईरानी कह रहे हैं वो तो धपड़ दूस अब्राहम गए, तेल लेने गए, और अब नया मिडल ईस्ट है। तो मिडल ईस्ट इस नज़र से देख रहा है सारी नॉर्मलाइजेशन को और इन सारी चीज़ों को, वो इस नज़र से देख रहे हैं। और यहाँ इंडिया के अंदर अभी तक ये सोच है कि किसी न किसी तरह से इनको लड़ा के ना तो रेलेवेंट बनते हैं दोबारा। स्वराज्य न्यूज़ आउटलेट के अंदर वो जो रिपोर्ट लगी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे 2-3 बड़े इसके अंदर फायदे होंगे अगर हम यहाँ पर रेल का लिंक बना के चाइना को काउंटर करेंगे ना, तो हम यहाँ पर बड़े बड़े रिलेवेंट हो जाएंगे। वो कहते हैं पहला फायदा ये है, इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट बीजिंग्स एक्सपांडिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट एशियन रीजन, पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ द recent breakthrough in ties between Saudi Arabia and Iran. This development could have potential implications for India's interest in the region, given its reliance on West Asia for energy security. अच्छा, जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि मिडल ईस्ट अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इनके मुल्क के अंदर जो हिंदुत्व के ठग हैं, जो कि सिस्टम हाईजैक करके बैठे हैं, वो दिन रात 24 घंटे मुसलमानों को गालियाँ क्यों देते हैं? मतलब वो ये क्यों कहते हैं ये टेरर का मरकज है, इस्लाम जो है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ रहे होते हैं। इस्लामी दुनिया इनके लिए इंपॉर्टेंट है, खुद ही मान रहे हैं। और फिर उन्हीं के खिलाफ इनके जो सिस्टम के अंदर यानी रूलिंग पार्टी के लोग
ये कोई मैं आम गली मोहल्ले के चलते हुए गुंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग गालियां दे रहे होते हैं, प्रॉपर गालियां दे रहे होते हैं इस आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी को, और मान भी रहे हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं आप, इजराइल के साथ जाएंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाएंगे और मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों में जासूसी करेंगे। कतर में क्या हुआ है, इजराइल के लिए जासूसी करते हुए इंडिया की नेवी के लोग पकड़े गए। ये पॉलिसीज बना रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं आप। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते तो आप ये हरकतें करते वहां पे। दूसरा वो कहते हैं कि द प्रपोज्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स टू इंडिया including allowing India to extend its expertise as an infrastructure builder in the railway sector and establish itself as a reputable brand in the industry। सीखने के लिए जाएंगे वहां पर, बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर तजुर्बे करेंगे, सीखेंगे उनसे रेल बना के। और फाइनली द इंडियन गवर्नमेंट सीक्स improved connectivity with its western neighbors as Pakistan obstruct overland transit routes। देखें, पाकिस्तान के साथ आपकी हिंदुत्व की सरकार पीस नहीं कर रही। इसकी वजह यह है कि उनको एंटी पाकिस्तान वोट चाहिए और वो बैठने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कश्मीर अटूट टंगे, लेकिन मेन मसला ही पाकिस्तान के साथ कश्मीर है उनके साथ। तो मसला इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया के साथ नहीं बैठेंगे। वो कहते हैं हम हर वक्त तैयार हैं टॉक्स के लिए, लेकिन ये बैठे तो सही। इधर से ये कहते हैं नहीं टॉक्स नहीं, POK दे दो हमें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सो कॉल्ड। तो इस माइंडसेट के साथ तो खैर आप वैसे भी पाकिस्तान से ज्यादा की बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। बहरहाल मेरे ख्याल से जो भी इंडिया के अंदर पॉलिसीज बना रहे हैं ना कि रेल बना के चाइना को आउट करेंगे, इस तरह के आइडियाज़ सुन के रियली मुझे अफसोस भी हुआ कि इतने छोटे लेवल की सोच है वहाँ पर। जो भी लोग इस तरह समझ रहे हैं कि इस तरह यानी रेलवे और कनेक्टिविटी बना के चाइना को वहाँ पर आउट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चाइना उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा परचेजर है उनके ऑयल का, और सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है उनके साथ, और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है उनके साथ। आप देखिए हुआई का रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो अब आ गया सऊदी अरब के अंदर। टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहे हैं चाइनीज़। आपने अगर हकीकतन चाइना को कम्पीट करना है ना वहाँ पर, तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना इनके अंदर कम्पीट करें, ट्रेड दें मिडिल ईस्ट वालों को, आप उनसे ऑयल परचेज करें, ज़्यादा चाइना से ज़्यादा ऑयल परचेज करें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करें, वो चीज़ें आप इनको दें जो चाइना देता है। बाकी अगर आप रेल बना के समझ रहे हैं ना कि हम तो कोई पता नहीं BRI को काउंटर करेंगे, तो ये बॉलीवुड की फिल्में बनाने के लिए ये वाली रेल जो होगी वो काम आएगी, इससे ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। एक और चल छैया छैया गाना आ जाएगा इसके ऊपर।